नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपको सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर रेंज के डीआईजी संतोष कुमार सिंह। स्वागत है सिंह साहब हमारे इस कार्यक्रम में आपका। इंदौर में लगातार आम जनता में विश्वास जागा है पुलिस के प्रति, तो वो क्या करिश्मा किया है आपने? अब लोगों का अगर पुलिस की कार्रवाई और पुलिस पे विश्वास है तो ये हमारे लिए एक संतुष्टि का विषय है। और जनरली प्रयास ये होता है कि जब भी कोई अपनी बात कहे उसको संजीदगी के साथ सुना जाए और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो तत्काल कर दी जाए। तो एक्शन कई तरह के होते हैं कि वो धीरे धीरे होता रहे, उसको पता भी ना चले, डिले हो। तो अगर वो व्यक्ति कोई अपेक्षा कर रहा है और उसकी अपेक्षा जो है सही है तो कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। इसके साथ साथ अपराधों के प्रिवेंशन और अपराधियों में एक तरह का जिसको हम धरपकड़, उनके विरुद्ध कार्रवाई कहते हैं, ताकि उनको भय भी हो कि अगर वो अपराध करेंगे तो उनके विरुद्ध डेफिनेटिव एक्शन होगा। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिन पे कार्रवाई हमने की है और ये संतुष्टि का विषय है कि लोगों में इस बात का विश्वास है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करेगी। आपने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ तेजी से की गई, त्वरित निर्णय लिए गए, त्वरित कार्रवाई की बात की गई। तो इसमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुश्किल हालात भी होते हैं, कई सारे इंटरफेरेंस भी होते हैं। तो आपको ऐसा सामना, इस तरह की समस्याएं तो नहीं आई कभी? नहीं, ऐसी कोई समस्या होती नहीं है अमूमन। और पुलिस की एक प्राथमिक जिम्मेदारी ये है जिसमें कि अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बना के रखना, अपराधियों की धरपकड़ इत्यादि जो है। और इसमें मुझे लगता है कहीं कोई ऐसी बाधा या वो नहीं होता है। चुनौती कई बार हो सकती है कि कई बार कोई काम हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, उसमें कोई समय लग सकता है, क्योंकि अपराधी जब अपराध करता है तो हो सकता है वो अपने आप को बचाने, फरार होने या अपने शहर से भाग जाने या प्रदेश से बाहर जाने की भी उसमें वो कार्रवाई करे। पर अगर हम निश्चित रूप से ये वो करें कि उसको पकड़ना ही है और टीमें अगर सही प्रकार से लगाई जाए, अच्छी टीम उसमें लगे और टीम के प्रति एक होता है कि टीम भावना जिसको हम कहते हैं, वो टीम भावना अच्छी हो और अगर हम डिटर्मिन हैं तो मुझे लगता है कोई ऐसी परेशानी आती नहीं है। किसी टीम का लीडर जब अच्छा होता है, उसकी कार्य करने की क्षमता और कार्य करने का जज्बा जो होता है अच्छा होता है, तो उसकी साथ वाली टीम पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्या लगता है आपके आने के बाद से पुलिस कर्मियों में भी काम करने का एक नया जज्बा पैदा हुआ है, विश्वास जागा है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, पुलिस में यहाँ पे करीब हम लोग 5000 से ज़्यादा हैं टोटल जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं। और जब हम बेहतर काम तभी कर पाएंगे जब उसमें से सभी व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करें। और प्रत्येक व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग है, एक मानव है, उसकी केवल काम करने की उससे अपेक्षा रखना थोड़ा एक जाती हो जाती है कि हमें उसके इश्यूज़ को भी समझने पड़ेंगे। वो क्या, उसकी कहीं अगर परेशानी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर परिवार में उसकी कोई परेशानी है, कोई उसकी अन्य समस्या है, या वो जो कार्य हम उसको दे रहे हैं शायद वो अकेले या 2 आदमी के साथ नहीं कर सकता, उसको और मैन पावर की ज़रूरत है। हो सकता है उसको कई केसेस में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, कई बार उसको मूव आउट करना है तो हो सकता है कि उसको हमें एक व्हीकल देना पड़े। तो बेसिकली 2 वे प्रोसेस होता है जिसमें हम ये असेस करते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो अपने बेहतर कार्य को कर सकता है। और अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई उसकी ऐसी मुश्किल है और कई बार उसकी घर परिवार की कोई परेशानी है, तो उसका भी हमें आगे बढ़ के समाधान कराना चाहिए। तो बेसिकली जो टीम काम कर रही है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी असेसमेंट क्या है, वो कैसे अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। और दूसरा, निर्णय में उनकी भी भागीदारी कि भाई इस काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो खुद भी अपना एक व्यू पॉइंट देते हैं और फिर वो जब आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक बेहतर पार्टिसिपेशन उनका होता है, अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं और साथ साथ वो एक टीम का हिस्सा भी महसूस करते हैं। अच्छी बात है, आपने काफ़ी अच्छी बात कही, लेकिन आपने कहा कि पुलिस वालों जो कर्मी हैं, अपने जो सहकर्मी हैं, उनकी कई बार परेशानी, व्यक्तिगत परेशानी की बात कही। साथ में आपने कहा कि उनको किस तरह के संसाधन उपलब्ध करवाना है, साथ ही कई बार उनको वाहन उपलब्ध करवाना है। इन सब चीज़ों पर आप काम करते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी क्षमता पुलिस विभाग की होना चाहिए, शायद उससे कम क्षमता पर इस समय पुलिस विभाग काम कर रहा है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार से मंजूरी के बाद होती है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, बाय एंड लार्ज ये एक बहुत ही संतुष्टि का वो है कि शासन स्तर पे भी लेके इसको काफ़ी सजगता है और बहुत तत्परता से इन सारी चीज़ों को किया जाता है। और मुझे लगता है कि सारे हेड्स में सफिशिएंट फंड्स, क्योंकि ये क्रमशः चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक वर्ष में ही समाप्त नहीं हो सकती, तो सफिशिएंट फंड कई वर्षों से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पिछले कई सालों से। इसको लेके पुलिस मुख्यालय भी काफ़ी सचेत है, गंभीर है, उनके द्वारा भी इस तरह की कई उसमें मदद की जाती है। और मुझे लगता है कि जब भी हम इस तरह का विषय जब भी आता है, जैसे गाड़ियों के लिए कभी हायर करने, तो इसके लिए हायर चार्जेस का सफिशिएंट फंड हमारे पास उपलब्ध है। अगर हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को हमें बाहर जाने के लिए, उसको काम को और बेहतर करने के लिए, या किसी पुलिस स्टेशन के काम को और बेहतर करने के लिए उनके पास अगर संसाधन नहीं है तो तात्कालिक रूप में हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए पर्याप्त वो हैं।
और अन्य प्रकार की भी जो सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो गाड़ियों की हो, चाहे मैन पावर की हो, चाहे रिसोर्सेज की हो। ग्रेजुअली मैं लगभग 16 ईयर्स की सर्विस तो 16 साल की मैं ही कर चुका हूँ, और साल दर साल मैंने काफ़ी बदलाव देखा है, और जिस स्थिति में हम पहले थे उससे आज कहीं फार बेटर में। पर कहीं ना कहीं समय के साथ जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि आगे जाके हम रिसोर्सेज में और बेटर होंगे। बिल्कुल सही बात है। पुलिसकर्मियों की संख्या कम है, उसको लेकर क्या कहते हैं? शहर की जनसंख्या के मान से देखें, अगर कोई स्टैंडर्ड हम इसमें अप्लाई करते हैं नेशनल है, वो तो ये कम ज़रूर हो सकती है, पर जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इन लोगों ने अच्छा काम किया, और संख्या का इशू आड़े कई बार आता है, पर कोई ये मतलब एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या कभी एक हम जनरल जब पुलिसिंग की बात करेंगे तब हो सकता है संख्या एक इशू, पर एक पर्टिकुलर टास्क को, या जो टास्क एट हैंड है, या कोई इशू अभी क्रॉप अप हुआ है या आ गया है, तो मुझे लगता है इसके लिए संख्या बहुत ज़्यादा बाधा नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया गया है, ना केवल गवर्नमेंट के लेवल पे बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर के लेवल पे भी, और साल दर साल हम बहुत सारी भर्तियां कर रहे हैं। इस साल हम कई हज़ार लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, और इनफैक्ट इंदौर में हम देखें तो पिछले करीब 6 सालों में लगभग एक्यूरेट एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, पर मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया गया है, और धीरे धीरे हमारी मैन पावर भी बढ़ रही है। अभी 250 के करीब हमारे जो न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैं अभी वो ट्रेनिंग में हैं, तो वो आएंगे। फिर आने वाले समय में हम करीब 500 से ज़्यादा यहीं रिक्रूट करने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इंक्रीमेंटल वे में काफ़ी सारा उसमें एडिशन हो रहा है मैन पावर में भी, और वो धीरे धीरे अब काफ़ी आगे की तरफ या काफ़ी रिक्विजिट नंबर की तरफ बढ़ रहा है। शहर में एक आम धारणा हो चली है, कई बार जो मसले आपसी विवाद हो जाते हैं, या लंबे समय से कोई व्यक्ति किसी से प्रताड़ित है, तो उसका सीधा सा एक हल निकल कर आता है सामने कि मैं डीआईजी साहब से शिकायत कर दूंगा, और जब वो डीआईजी कार्यालय पहुंचता है तो उसकी शिकायत का निराकरण तुरंत होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब सच्चाई, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं दूसरी साइड से देख रहा हूँ, तो मैं तो नहीं कह सकता, पर इसमें जो हम प्रयास करते हैं वो बड़ा क्लियर है कि जब भी कोई व्यक्ति, और मेरा ये मानना है कि सभी कार्यालयों में हम ये प्रयास करते हैं अपने, मैं कोशिश तो करता हूँ कि सारे मेरे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके यहाँ, और सभी अधिकारी इस तरह का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि कई बार काम की व्यवस्थाएँ, फील्ड में उनके ज़्यादा मूवमेंट इत्यादि से कभी कभी वो प्रभावित होता हो, पर प्रयास ये रहता है कि जब भी कोई व्यक्ति आए उसकी बात सुनी जाए, एक सिस्टम ऐसा हो जो उसको लॉक कर ले, बेसिकली मतलब उसकी एक एंट्री हो जाए कि इनके आ चुके हैं, उसको बाकायदा एक रिसीट दी जाए और उस पर कार्रवाई भी हो जाए। और इसीलिए हम उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके सारे डिटेल रख लेते हैं, क्योंकि इस बार ये नहीं होना चाहिए कि वो पेपर तो दे के हमें चला गया पर उसके बाद वो मिसिंग हो गया, उसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम इंश्योर करते हैं। और मैंने अपने स्टाफ को, अपने अधिकारियों को इस बात के लिए ट्रेन किया है कि उसके बाद बार बार ये ज़रूरी नहीं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूँ तभी वो होगा, चाहे वो एक दिन में 100 लोग आते हैं, 150 आते हैं, पूरा एक सिस्टम तैयार होता है। पर इसके लिए मेरी तरफ से जो कार्रवाई होती है, ना केवल व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता हूँ, पर समय समय पर हर बार मैं मॉनिटर करता हूँ, और हम उसको देखते हैं कि किस किस पास हमने भेजा था, क्या एक्शन हुआ, एक्शन सेटिस्फैक्ट्री था कि नहीं था, और इसमें हम कई बार लीगल ओपिनियन भी लेते हैं। और कई बार अगर लगता है कि संबंधित अधिकारी ने इस एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो उनको उस एस्पेक्ट पे ध्यान देकर कार्रवाई के लिए बताई जाती है। कई बार कई कार्रवाइयों को बहुत तेज़ी से करना पड़ता है, और जैसा आपने कहा कि हमारे पास मैन पावर भी है और रिसोर्सेज भी हैं, हम वेल इक्विप्ड हैं कि हम उसको एड्रेस कर पाएँ। प्रयास ये रहता है कि जब भी कोई आए, उसकी बात अगर सही है, उसकी बात लॉजिकल है, तो एक समयबद्ध तरीके से उसको कर दिया जाए, ताकि उस व्यक्ति को एक संतुष्टि भी मिले। और कहीं अनलॉफुल अगर कोई एक्टिविटी है और अनलॉफुल कोई अगर गतिविधि हो रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी कि हम उसको तत्परता से एड्रेस करें। शहर में लगातार एक बात हमेशा देखने में आई है कि ब्याज, ऊंचे ब्याज पर लोग पैसा देते हैं, वसूली करते हैं, उनके लिए गुंडे वसूली करते हैं, लोग ब्याज पर पैसा देते हैं और गरीब आदमी को वो पैसा देते हैं। उसमें काफ़ी हद तक कुछ कमी तो आई है, लेकिन इस ओर क्या प्रयास और कर रहे हैं, किस तरह से इन सब चीज़ों से आम आदमी को छुटकारा मिले? देखिए, इसमें जैसा आपने कहा, इसमें गरीब नहीं बल्कि कई उनसे सक्षम व्यक्ति भी कई बार बहुत ज़्यादा राशि उधार भी लेते हैं, ये भी सही है। और ये भी कई बार देखा गया है कि लोग उससे ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ग्राहक ही तैयार हो गया तो उससे अब जितना कर लो उतना कम ही है। तो इसमें एक तो कार्रवाई की गई है, दूसरा हम इसको अलग से मॉनिटर करते हैं जो लोग हमारे पास आते हैं। इसमें कई बार हम बहुत प्रचारित करके कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि कई बार इसका दुरुपयोग लोग कर लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति भी ये लगेगा कि चलो ये अच्छा है कि इस अभियान या इस तरह का कोई है, तो इस अभियान के नाम पे जो है मैं इससे मुक्ति पा लेता हूँ, यानी अपनी जो एक्चुअल लायबिलिटी है। कई बार उधार देने वाले भी बड़े सीमित आय के लोग रहते हैं, जो उधार भी देते हैं किसी को, किसी अपने परिचित को, पड़ोसी को, वो भी बड़े सीमित आय के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अमीर या बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनका भी सीमित आय में से उन्होंने बहुत जोड़ जोड़ के जो पैसे जमा कर रखे तो उसकी उन्होंने उधारी पे दिया, तो वो तो एक्चुअली अगर किसी ने लिया है, और ये समाज में बहुत लंबे समय से इस तरह की चलने वाली प्रक्रिया है। पर इसमें जैसे ही कोई आपराधिक एलिमेंट आता है, जो आपने कहा कि अगर कोई किसी को धमका के वसूल करता है,
या उससे ज़्यादा राशि की मांग करता है या उससे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है, तो इसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं और हमने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म लोगों को दिए हैं जहाँ पे लोग इस तरह की कार्रवाई को, इस तरह की गतिविधि को रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्राइम वॉच हो, डायल 100 हो, अधिकारियों के पास जाके, स्वयं मेरे समक्ष आके, और इस पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर उसकी बात में सच्चाई है और बात उन्होंने जो कही है वो सही है, तो उसमें त्वरित जो बात मैंने कही कि समयबद्ध तरीके से उस पर कार्रवाई हो। कई बार इस तरह के जो लोग होते हैं उनके डर की वजह से, उनके रसूख की वजह से आम आदमी आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको नहीं लगता कि वे लोग जो इनसे प्रताड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनको लेकर एक कोई ठोस एक अभियान चले? हालांकि काफ़ी कुछ हद तक तो इन सब चीज़ों में कंट्रोल हुआ है, लेकिन एक कोई ठोस अभियान चले जिससे वो आम आदमी छुटकारा पाए इन सब समस्याओं से। ये अभियान कोई ऐसा दिन या उसके हिसाब से नहीं है, हमारे लिए प्रत्येक दिन ही एक कैंपेन, एक अभियान है। तो माने तो आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध एक लगातार ही चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां अपने आप को आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई व्यक्ति ऐसे परेशान करता है उसके बारे में सूचना दे सकते हैं, और हम इसमें बड़े एक तरह से कहें कि बहुत ही गंभीरता से ध्यान देके हम कार्रवाई करते हैं कि जिसमें हमें अगर ये लगता है कि इस व्यक्ति की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, उनका परिचय बाहर नहीं आना चाहिए, तो उसमें बड़े ध्यान देके कार्रवाई की जाती है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई बिल्कुल ही उसमें कोई ऐसा डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए कि उनकी किसी प्रकार से पहचान या कोई जानकारी उनकी बाहर उसमें भेजी जाएगी, और खुल के शिकायत करनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं से, जैसा मैंने कहा, किसी न किसी माध्यम से सूचना आ ही जाती है। और बेहतर यह है कि अगर हमें कोई किसी प्रकार से आपराधिक गतिविधि या किसी अन्य प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को देना या पुलिस तक पहुंचाना फार बेटर है कि हम उसको लंबे समय या किसी समय तक उसको झेलें या उसको बर्दाश्त करें। तो ये ज़रूर करना चाहिए, और ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी अगर उसके बारे में कोई सूचना आती है। आपके चार्ज लेने के बाद कविता रैना हत्याकांड एक बड़ा अनसुलझी पहेली थी जिसको आपने काफ़ी मशक्क़त के बाद सुलझाया, लंबा समय हालांकि उसमें ज़रूर लगा। तो ऐसी कोई चुनौती अभी तक रही है आपके पास इंदौर में कार्यकाल के दौरान? देखिए, सौभाग्यवश इसको कहें कि पुलिस की नौकरी में हमेशा ही जो है वो ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं, अब डे इन डे आउट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी स्थितियों में हम लोगों ने थोड़ा बेहतर किया है, तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि उस बेहतर को और थोड़ा बेहतर करते हैं। अगर कहीं कोई अंकुश लगा है, कोई गतिविधि बंद हुई है, कहीं लोगों में सुरक्षा की भावना अगर गई है, तो उसको और बेहतर कैसे करें। तो अपने आप में ये एक चुनौती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मिलकर ये कार्य करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। उस जिस अभी मर्डर केस की आपने बात की उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, पर अच्छे साक्ष्य संकलन और उसके बाद आरोपी तक पहुंचा गया है, और अभी वो मामला ट्रायल पे भी आ गया है, चल रहा है, और हम लोगों को विश्वास है कि उसमें हम आरोपी जो भी था उसको सही सज़ा दिलवा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त अब इशू जैसे अभी पलासिया में भी हो गया था, अब उसमें पूरी टीम ने प्रयास किया, आई थिंक 2-3 दिनों में ही हो गया था। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो अनफॉर्चुनेटली फैमिली के बीच उत्पन्न होते हैं। अभी जो एक सिप्ला कंपनी के जो कर्मचारी के साथ जो घटनाक्रम हुआ यशपाल बिष्ट के साथ, अब उसमें उनके घर के ही लोगों का हाथ है। तो बहुत बार ऐसी गतिविधियों को हम असेस नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब आपस में कोई परिचित व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार इस तरह की गतिविधि करता है तो उसको असेस करना बड़ा मुश्किल होता है। पर ओवरऑल जो है काफ़ी बेहतर है स्थिति। और जैसा आपने कहा कि लोगों का एक भरोसा होना, लोगों की इस बात को ये होना कि भाई पुलिस ठीक कार्रवाई कर रही है, ये एक हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहूँ कि मतलब सही में वास्तविक रूप से ये एक पूंजी है, इसको मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है, और इसमें हर समय डे इन डे आउट इस पर सिद्ध होते रहना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और वो मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ाते रहता है कि इसको मेंटेन करके रखना है। शहर के यातायात को लेकर मैं कुछ सवाल है मेरे। एक तो ऑटो रिक्शा को लेकर आम आदमी काफ़ी परेशान रहता है, हालांकि ऑनलाइन और जुगनू जैसे कुछ ऐसे चालू हो गए हैं जिनसे कि आम आदमी डायरेक्ट फ़ोन करके बुला लेता है, लेकिन राह चलता आदमी जब किसी ऑटो रिक्शा को रोकता है तो मीटर से पैसा नहीं लेता है और फिक्स कुछ अमाउंट तय करके बात करता है। तो उनके खिलाफ आपको नहीं लगता कि कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन और कठोर कार्रवाई होना चाहिए? एक्चुअली पुलिस इसमें एक्चुअल सिंगल एजेंसी नहीं है जो केवल कार्य कर पाएगी, बल्कि ये सही कहा आपने। और कई बार डे इन डे आउट, मतलब 2 बार तो मैं खुद ही ट्रैफिक पुलिस को रिमाइंड करता हूँ एटलीस्ट 24 आवर्स में कि इसको देखें कि ना केवल ऑटो रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं अपना कंडक्ट ठीक रखें, अपनी यूनिफॉर्म जो ईयर मार्क है वो पहने, अपना नेम प्लेट धारण करें, और साथ ही साथ लोगों के साथ बिहेव प्रॉपर करें, और किराया भी जो निर्धारित है उसी के अनुसार करें। प्रयास कई बार किए गए हैं, अभियान भी चलाया गया, और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी मैं जो
ऑटो लोग चलाते हैं उससे जुड़े हैं, मैं उसे भी ये गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अपने शहर के ही लोग हैं जो मूव करते हैं, और किसी को चीट करके या किसी से ज़्यादा किराया लेके ये कोई बेहतर वो नहीं किया जा सकता, और वो व्यक्ति बहुत कटु अनुभव लेके जाता है। तो इसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, और मैं देखता हूँ इसको अगर हम प्रयास करके और विभागों के साथ मिलके, क्योंकि एक ये बड़ा थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव विषय है, क्योंकि कई बार ये देखा है कि ऑटो वाले वो डे टाइम में या जब इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा रहता है तो उस समय तो पालन करते हैं, फिर रात्रि में या अचानक देर रात्रि मिडनाइट के बाद, जो 12 बजे की मध्य रात्रि के बाद कभी कोई सवारी या कोई पैसेंजर उनको मिलता है तो उस समय वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं या ज़्यादा रेट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक समग्र उसमें देखा जाना है, और मुझे लगता है कि उन लोगों को भी काफ़ी ट्रेन करके इस विषय को समझने की भी वो करनी है कि ये लंबा व्यवसाय है उनके लिए, कोई एक दिन की बात तो है नहीं कि उन्होंने आज ज़्यादा किराया ले लिया तो उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो लंबे अगर उसमें रहना है, और एक ये प्रोफेशन है उनके लिए, ना केवल एक दिन का वो होके, तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम इसको देखेंगे कि हम लोगों की तरफ से और क्या किया जा सकता है कि जिससे ये बेहतर हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपने बात कही, आम आदमी उसमें ट्रेवल करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत जो है, एक तो वो ओवरलोडिंग, और दूसरा बेतरतीब ढंग से गाड़ी चलाना, और अंत में चाहे जहां पार्क कर देना। इसको लेकर क्या कड़ाई से कुछ नियमों का पालन करवाने के लिए कोई कोशिश? लगातार ट्रैफिक पुलिस इसमें प्रयास करती रहती है, और इसमें अनफॉर्चुनेटली हम इसमें बहुत आगे कई बार बढ़ते हैं, फिर बीच में शिथिलता हो जाती है, तो फिर ये कई बार हमने देखा कि वो फिर वापस उसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इनको ट्रेन करके, इनको समझाने के, इनके अंदर वो सिविक सेंस भी पैदा करने की साथ साथ कई बार हमने ये भी देखा है कि पैसेंजर्स भी कई बार जो है वो बिल्कुल अपने डोर स्टेप पे उतरना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि बिल्कुल उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी हो, मतलब थोड़ी दूर जाके अगर वो पार्किंग में लगे और वहाँ से उतर के वो अपने घर पे, ऐसा भी कई बार पैसेंजर्स की भी अपेक्षा होती है। इनफैक्ट हम भी चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल सामने ही घर के वो रुक जाए और हमें उतार दे, कई बार ऐसा भी होता है। तो बस स्टॉप के या ऑटो स्टैंड के, ऑटो स्टॉप के कुछ नियम होते हैं कि आपको थोड़ी दूर हो सकता है पैदल भी चलना पड़े, और जैसे जैसे शहर बढ़ता है, क्योंकि हम प्रदेश के सबसे बड़े शहर में रहते हैं और शहर बढ़ रहा है, तो ये सेक्रीफाइसेस भी हमको देने पड़ेंगे। कई बार हमको अपने घर के सामने बिल्कुल ना उतर के थोड़ी दूर पे उतर के थोड़ा हो सकता है पैदल भी चलना पड़े। ये दोनों तरह से समझने का विषय है, और मुझे लगता है कि केवल इन्फोर्समेंट के साथ साथ उनको समझाने बुझाने से और अच्छे स्टैंड बनने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना बेहतर क्रिएट होगा, मुझे लगता है उस दिशा में कार्य चल भी रहा है, हो सकता है आने वाले समय में और बेहतर हो, तो ये धीरे धीरे ज़्यादा वो होगा। लेकिन जहाँ तक इन्फोर्समेंट की बात है कि अगर उनको कड़ाई से कार्रवाई करके ये कितना किया जा सके, उस पर काफ़ी कार्य किया गया है, और बीच बीच में ज़रूर एक गैप आ जाता है कई बार आकस्मिक परिस्थितियों के कारण, जैसे अभी सिंहस्थ की व्यवस्थाएं थी उस दौरान काफ़ी गैप क्रिएट हुआ था, पर इसको एक सस्टेन तरह से चलाने की ट्रैफिक पुलिस की योजना है, और वो चलता रहेगा। हेलमेट को लेकर भी कभी पुलिस अभियान चलाती है, कभी मतलब आम आदमी की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ही अभियान चलाया जाता है, लेकिन आम आदमी भी उस हेलमेट को पहनना नहीं चाहता। पुलिस थोड़े दिन अभियान चलाती है और फिर ठंडा पड़ जाता है। देखिए, अभियान का हमेशा तात्पर्य और ये होता है कि हम जागरूकता पैदा करें, जिनको कोई अवधारणा उनकी किसी चीज़ के बारे में विपरीत है तो उनकी हम धारणा बदलने में सफल हों। हर समय ये संभव नहीं कि प्रत्येक जगह खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस केवल यही कार्य करे कि वो हेलमेट चेक करे या हेलमेट वो करे। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत सुविधा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इससे थोड़ी असुविधा होती हो, क्योंकि वो हैवी हेड गियर होता है और कहीं ना कहीं वो हमारे सर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में वो कड़ा मेटल का ही कुछ होगा, मतलब कोई सॉफ्ट चीज़ नहीं हो सकती जो हमारे सर को मतलब बहुत ही हल्का रफ तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उससे सुरक्षा बहुत है। और जो आंकड़े जो बल्कि अपने देश भर के या कहीं भी विश्व के भी हम आंकड़े देखें तो मोस्ट ऑफ द फेटेलिटीज़ जो होती हैं, जो डेथ होती हैं किसी भी एक्सीडेंट में, वो मोस्टली हेड इंजरी से होती हैं। टू व्हीलर लिम्स को जो चोट आती है, जैसे हाथ पैर या अन्य बॉडी पार्ट्स को जो चोट आती है, वो देखा गया कि वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले, बल्कि कई बार कई मीडिया उसने भी बड़े प्रोमिनेंटली पब्लिश किया कि ये हेलमेट नहीं पहने थे इसलिए इनका लाइफ रिस्क पे रहा, इन्होंने पहना था तो इनकी सुरक्षा हुई। तो इसको एक व्यक्तिगत उसमें ही डाल लेना चाहिए। कई बार स्व अनुशासन भी एक बेहतर वो है, मतलब हम इसको जागरूक कर सकते हैं, कई बार हम चेक करके इन्फोर्समेंट के द्वारा इसको कर सकते हैं, पर मेरा अगेन आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि इसको व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक समझते हुए, जैसे हम और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इसको ज़रूर धारण करें। और ट्रैफिक पुलिस के रिसोर्सेज सीमित हैं, मैन पावर सीमित है और भी रिसोर्सेज सीमित हैं, तो क्या हम इसको हर समय मतलब बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था लगाने में प्रयोग करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि शहर की ट्रैफिक पुलिस हमेशा जो है वो विभिन्न जगहों पे लोगों को केवल हेलमेट चेक करके पहनाने, और कई बार मैंने ये देखा है कि 2 चेकिंग पॉइंट के बीच भी लोग उतार कर उसको हाथ में पहन लेते हैं।
तो ये उनका एक व्यक्तिगत कृत्य है जो उनके लिए कभी घातक हो सकता है। हेलमेट हाथ में पहनने के लिए कभी नहीं बनाया गया था, बल्कि हाथ को हो सकता है और ज़्यादा चोट लग जाए कभी ऐसी आए। तो मेरा तो अनुरोध यही रहेगा कि हम इसको जितना ज़्यादा स्व अनुशासन और स्व प्रेरणा से करें उतना बेहतर है। ट्रैफिक पुलिस के रिसोर्सेज बेहतर और कार्यों में लगाए जा सकते हैं, पर यह है कि समय समय पर अभियान का कोई तात्पर्य हमेशा ये नहीं होता कि लगातार। वो अभियान का तात्पर्य यही है कि हम ये जागरूकता और ये स्व प्रेरणा पैदा करें। RLVD कैमरा लगाने से कितना ट्रैफिक के नियमों में पालन होने की प्रतिशत बढ़ा है? एग्जैक्ट में डाटा नहीं इस समय है मेरे पास कि मैं ये कहूँ कि इतने % बढ़ा है, पर उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों का रेड लाइट पे खड़े हो जाना, जो स्टॉप लाइन है वहाँ पे खड़े हो जाना, और एक जो बेहतर ट्रैफिक सेंस जिसको कहें जो हमारे वाहन चालक हैं, वो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अब कई अन्य जगहों पे हम CCTV कैमरे और RLVD कैमरे इंस्टॉल करेंगे समय के साथ आने वाले 1-2 सालों में, तो उससे और स्थिति और बेहतर होगी। पर हम अन्य बड़े शहरों की तरह हमारे यहाँ भी ट्रैफिक रुकता है, चलता है, लोग कई बार आगे खड़े हो जाते हैं, वो पीछे होते हैं, कई बार ट्रैफिक पुलिस के लोग उनको पॉइंट आउट करते हैं, उस समय वो पीछे होते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ट्रैफिक इन्फोर्समेंट में इससे मदद मिली और लोगों में जागरूकता लाने में मदद मिली। एक बड़ा सवाल है, समाज के लिहाज से देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी ड्रग्स की आदी होती जा रही है। शहर में भी कई स्थानों पर ड्रग्स उपलब्ध होते हैं। उसको लेकर कोई अभियान, उसको लेकर कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई अभी तक देखने में नहीं आई है। युवा पीढ़ी उसी तरफ जा रही है, उसी ओर अग्रसर हो रही है। मुझे लगता है कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना करेक्ट नहीं होगा कि ड्रग्स की तरफ युवा पीढ़ी आकर्षित है। पर कई बार ये देखा गया कि कई क्राइम के केसेस में कहीं ना कहीं किसी मादक पदार्थ का या नशे में होना, चाहे वो शराब हो चाहे ड्रग्स हो, इसका कई बार रोल पाया गया है। इसमें 2-3 पहलू हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने कार्रवाई की बात की, तो कार्रवाई बड़ी प्रभावी की गई है। उसका हम इस तरह से देख सकते हैं परिणाम कि कई महीनों में, पिछले 8-10 महीनों में हमने वो सीरियल ऑफेंस उस तरह का नहीं देखा जो कई बार नशे में हमारे युवा लोग या कई बार बच्चे लड़के कर जाते थे। ये पुलिस कार्रवाई की परिणति है। कई बार हमने मेडिकल शॉप ओनर्स जो होते हैं, जिनकी दवाई के दुकान वाले हैं, इससे जुड़े हुए व्यवसाय में जो लोग हैं, उन पे काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो जिस प्रकार से उसको हाईलाइट होना चाहिए, हम लोग तो प्रेस नोट और सारी डिटेल जारी करते हैं, पर कई बार वो शायद कई बार रुचि का विषय नहीं होने से शायद ये इतना अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाता होगा। तो काफ़ी प्रभावी की गई। और पिछले सालों के अगर हम कंपेयर करें तो हमने लगभग 4 गुना ज़्यादा कार्रवाई की है। तो ये अपने आप में इसका दूसरा पहलू है कि कहीं ना कहीं इसमें अब क्योंकि ये युवाओं से संबंधित है, टीनेजर्स से भी संबंधित है, तो कहीं ना कहीं माता पिता परिवार का रोल और समाज का रोल और स्कूल का रोल और कॉलेजेस का रोल भी इसमें काफ़ी हद तक आता है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वास्तव में वो कोचिंग, ट्यूशन या कॉलेज, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वहाँ पहुँच भी रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हर पेरेंट की, हर माता पिता की, हर परिवार की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे जो है ना केवल पढ़ाई और उसमें अच्छा करें, बल्कि एक हर प्रकार से एक स्वस्थ नागरिक बने, एबल वो बने, बिना किसी त्रुटि के उनके अंदर। और ये बहुत ज़रूरी है उसको मॉनिटर करना। और इसके लिए हमें समय स्पेयर करके बच्चे या बच्ची कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, उसके अंदर कोई फिजिकल परिवर्तन तो नहीं है, कहीं कम नींद तो नहीं आती है, उसकी कोई दिनचर्या तो नहीं बदल गई है, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर तो नहीं रहा है। और ये रेगुलर मॉनिटरिंग का प्रत्येक फैमिली में हिस्सा होना चाहिए। समाज में भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक और स्कूल कॉलेजेस में भी ये जागरूकता लाने का विषय है कि कहीं किसी इसको कह लें गलत आदत या किसी उसमें जो है जाके, क्योंकि आई थिंक मैच्योर बनना या अपने आप को बहुत वो प्रोजेक्ट करना, इसके लिए किसी पदार्थ की या किसी मादक पदार्थ से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में और हमारे रियल लाइफ में इतने सारे प्रेरणा स्रोत मौजूद हैं। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हमारे रियल लाइफ के हीरोज़ इतने हैं कि वो उनको वो प्रेरणा दे सकते हैं और वही चीज़ उनको सीखने की। सिंह साहब, एक बात जैसे युवाओं की निकली है, तो सरकारी नौकरी के प्रति अब युवाओं का आकर्षण कम होता जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर, और उसके पीछे सोच ये होती है कि शायद सरकारी विभागों में उतना अच्छा काम नहीं हो पाता। उसको लेकर क्या कहते हैं? ये एक मिथ है, क्योंकि मैं खुद भी IIT में मैंने पढ़ाई की और मैंने प्राइवेट भी कुछ समय कार्य किया हुआ है कि सरकारी विभागों में कार्य नहीं होता। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान उसमें मैं ज़्यादा कार्य करता हूँ जितना मैं वहाँ करता था। सरकारी नौकरी के अपने चैलेंजेस हैं, अपने वो हैं, और कहीं ना कहीं होल जो फंक्शन है वो सरकारी उसमें होता है। और कई बार हम युवाओं के अंदर ये देखते हैं कि कोई भी छोटी सी रिपोर्ट या कोई उसको एक मिथ या कोई ऐसी रिपोर्ट वो पढ़ लेते हैं या फेसबुक पे कोई चीज़ पोस्ट हो गई
या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज चल गया और उससे वो अपने आर्गुमेंट या उससे अपने वक्तव्य या उसके वो धारणाएं बनाते हैं, वो गलत है। अगर कोई चीज़ कहीं पोस्ट हुई, उसका सोर्स क्या है, उसकी कौन सी स्टडी की गई जो ये सिद्ध करती है, कितने लोगों को इंटरव्यू किया गया जो इस सर्वे या क्या किया गया जो इस रिजल्ट को देता है, सर्वे किया किसने, किस ऑथेंटिक एजेंसी ने ये सर्वे किया, किन्होंने ऐसा कहा कि गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत नहीं कर रही हैं या प्राइवेट में काम ज़्यादा है। दोनों के अपने अपने रोल हैं, अपने अपने स्फेयर में काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट उसका अपना एक रोल है, गवर्नमेंट एजेंसीज का अपना रोल है। पर मुझे युवाओं की ये जो तत्परता के साथ जो धारणा बनाने की प्रवृत्ति केवल वो फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप या अदरवाइज़ जो सुन के हो गई है, ये हमारे अंदर वो ग्रेविटी हमको लानी पड़ेगी कि जब हम कोई स्टेटमेंट दें, कोई वक्तव्य दें, किसी चीज़ को फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं से वो ऑथेंटिक डाटा है, ऑथेंटिक सोर्स की चीज़ होनी चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। ना कि अचानक एक किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि 20% इफ़िशियंसी ओनली इन गवर्नमेंट सिस्टम, प्राइवेट सिस्टम इज़ 100% इफ़िशियंट। इट्स नॉट लाइक दैट। सर, एक सवाल, व्यक्तिगत सवाल है कि आपको देखकर आदमी अंदाज़ा लगाता है कि फिज़िक्स एक तो बेहतरीन फिज़िक्स, व्यवहार से एकदम कूल दिखते हैं, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी निभाने पर उतरते हैं तो उसका काफ़ी कड़ाई से पालन करते हैं। इन सब चीज़ों में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? जो जिम्मेदारी है उसको मैं जिम्मेदारी के तौर पे लेता हूँ और प्रोफेशनली जो मेरी जिम्मेदारी है उसको बड़ी गंभीरता से लेता हूँ। और मुझे लगता है कि जो आपने बात कही ना कि लोगों की अपेक्षा क्या है, कि हम नहीं देखना चाहते कि पुलिस से या किसी से कोई अपेक्षा करके और वो निराश ये कहते हुए जाए कि पुलिस ने मेरा ये सही काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये कि ड्राइविंग फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है कि वैसे मैं इस तरह से नहीं देखता, पर हम लोग की जॉब रिक्वायरमेंट भी ऐसी कि आदमी फिजिकली थोड़ा फिट रहे तो बेहतर कर पाता है। दूसरा, मुझे अपने हर कांस्टेबल से लेकर सभी स्तर के अधिकारियों के साथ उनको लीड करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं उनको जब निर्देश दूं कि आप ये 8 घंटे काम करो, आप 6 घंटे करो, आप 4 घंटे करो, तो मुझे देख के कहीं भी उनको रंज मात्र भी ये वो नहीं आना चाहिए फील कि खुद नहीं कर सकते और हमें कमांड दे रहे हैं। तो लीड बाय एग्जाम्पल भी एक वो रहता है। और सामंजस्य बड़ा आसान है, काम जाते हुए देखता है और मैं बहुत ज़्यादा समय बाहर व्यतीत नहीं करता है, इधर काम और या तो घर। तो इससे मेरा सामंजस्य बड़ा ठीक रहता है। फिज़िकली फिट रहने के लिए क्या करते हैं? मैं वर्कआउट करता हूँ, रेगुलर जिम जाता हूँ और वो समय भी बड़ा ऑड है क्योंकि रात को ही मुझे समय मिल पाता तो उसी समय मैं जाता हूँ और मैंने उससे बड़ा अच्छा सामंजस्य कर लिया है। और रात के 10 बजे के बाद ही कुछ टाइम मिलता है, 9:30 10 के बाद। तो जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा समय, जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर उसमें नहीं रहता, मैं घर का अच्छा हेल्दी खाना खाता हूँ और जब भी समय मिलता है कोशिश करता हूँ कि अपने लिए कुछ कर पाऊँ। थोड़ा मेरे जो बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, उनके समय अगर कुछ समय मिले तो उनके साथ गुजार लूँ तो वो मुझे बेहतर लगता है। सही बात है। निश्चित तौर पर इंदौर शहर को ऐसे ही दबंग और ज़िम्मेदार अधिकारी की ज़रूरत है जो शहर की कमान संभाले हुए हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए सिंह साहब, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।